क्या बदल गया? दोनों को चाहना में ही है ना, वो भी सुख के लिए झगड़ रहा है और वो भी सुख के लिए झगड़ा कर रहा है। इससे अच्छा ऐसे बिना झगड़े सुखी हो जाए। हाँ हाँ, है ना, ज्यादा आसान काम बाद है। में समझा जा सकता है, फिर उस टाइम तो झगड़ा नहीं करना ठीक है। हाँ। जब धीरे से हो जाएगा तो उसको बोलना है, क्योंकि वो भी सुख के लिए ही झगड़ रहा है। हाँ। उसको भी लग रहा है कि यार मैं झगड़ा करूंगा सुखी हो जाऊंगा। भ्रष्टाचार के लिए कोई मेरे से पूछ रहा था क्या किया जाएगा यहाँ, कहाँ गए? एक जज मैडम थी, हाँ हाँ वो वो जज मैडम कल बहुत दुखी हो रही थी, बोले मैं भ्रष्टाचार से इतने साल जूझी हूँ, मैंने इतना विरोध किया है और यहाँ तक वो दिल्ली तक और सारा कुछ किया है ना। तो वो दूसरे को दुखी करना नहीं चाहता है। अब उसको हम ये समझा नहीं पाए कि तुम्हारे परिवार की आवश्यकता कितना है, तो इसका नाम नासमझी टैक्स है। हम समझदार नहीं हुए, दूसरे को समझदार नहीं बनाया, उसको पैसे की, उसको जीना समझ में नहीं आया, उसने जिंदा रहने को जीना माना, सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास हो जाए ऐसा माना, उसकी वजह से वो ये हरकत करता है। तो उसका सॉफ्टवेयर 1947 पायरेटेड इन्फेक्टेड है, उसकी जगह में यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, इतना ही काम है? वो मुश्किल है। हर स्कूल में हर बच्चा आता ही है, सॉफ्टवेयर लोड कर दो। अब आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या करोगे? हर बच्चा 20 लाख 30 लाख 30 साल देके सॉफ्टवेयर लोड कराने आता है कि मेरे ऊपर अच्छा सा सॉफ्टवेयर लोड कर दो, और आप वही पायरेटेड इन्फेक्टेड फिर लोड कर देते हो। और खुशी की बात है कि आदमी मरता है। कितनी खुशी की बात है। जितना बोझ है अगले 20 साल में कट जाएगा, नए वाले में लोड कर लो, ठीक प्रोडक्ट आ जाएगा। है ओ भाई आप सोचो, आदमी की उम्र 1000 साल होती तो क्या करता? ये 1000 साल हमारी छाती पे बैठ के मूंग दलता। अभी कम से कम अच्छा है यार, 100 साल का रहता है, अगले 20 साल में मर जाएगा। है? हाँ भाई मान लो अभी जो 40 के हैं और बहुत भ्रष्टाचार कर रहे, तो अगले 20 साल में निपट जाएंगे। चलो नई पौध आएगी। और बताइए, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। इसको बहुत क्लोजली आप देखें तो बहुत बदले लेने वाली घटनाओं को छोड़ दें, जहां बहुत आदमी योजनाबद्ध तरीके से दूसरे से बदला लेता है, वहां भी वो दूसरे को दुखी करके सुखी होना चाहता है। उसके पास किसी व्यक्ति विशेष के लिए इतना दुख इकट्ठा हो गया है कि उसका दुखी होना मेरे लिए सुख हो जाता है। बेसिकली ये सुख नहीं है, भड़ास है ना। मैं किसी को दुखी देख के सुखी होना चाहता हूं, क्योंकि उससे मैंने इतना दुख पाया है। ऐसी स्थिति हो सकती है। हाँ भैया, मेरा एक बात है, प्रश्न है। एक बात है, मेरा प्रश्न है एक ठो। जैसे मैं किराना दुकान है मेरे पास, छोटे से किराना दुकान है। और धान खरीदी का काम करता हूँ मैं। हाँ। तो अभी सरकार ने जैसे अभी सोसाइटी में धान खरीदी किया। हाँ। और जैसा मैं मतलब मेरा कहना है कि धान खरीदी किया तो घर में आके छापा मारे, उन लोग छापा मारे, और तहसीलदार SDM आए मेरे घर। 637 कट्टा का मतलब जब्ती बनाया। 637 कट्टा का जब्ती बनाया। 667 कट्टा का जब्ती बनाया। हाँ। और भाई सोसाइटी में धान ले जाते समय फील्ड में मतलब पकड़ता तो गलत किया हूँ मैं अपने घर में खरीदी किया हूँ, लोगों से न्यायपूर्वक किया हूँ, और घर में आकर उसने जब्ती बनाया। ये मतलब, और जब्ती बनाकर जैसे मेरे से 39 रुपया अर्थदंड के रूप में लिए, तो इनसे SDM तहसीलदार लोगों को कौन सा सुख मिला होगा? हाँ बताओ भाई। समझ में आया है। तो दूसरों के शोषण पे, दूसरों के दुखी होने पे, दूसरों के कष्ट पे मेरे पास पैसा आना चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे आए। अब मैं जितना कमाया नहीं हूँ भैया, उतना अर्थदंड दिया 39,000। हाँ, तो ये इस बात का, इसको बोलते हैं नासमझी टैक्स। वही तो। नासमझी टैक्स का मतलब है कि हम समझदार नहीं हुए, समाज में दूसरों को समझदार नहीं बनाया। जब तक इस काम को नहीं करेंगे तब तक ये टैक्स किसी पे भी कितना भी लग सकता है। इसलिए
यदि सही अर्थों में देखें तो मूलतः शिक्षा किसकी जिम्मेदारी है? स्वयं मूलतः शिक्षा किसकी जिम्मेदारी है? स्वयं की। जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं। बच्चे पैदा हमने किए, जिम्मेदारी भाजपा कांग्रेस को दे दी, ये उचित है क्या? नहीं। वो बेचारे अपने कामों में दबे हुए हैं। अरे बेचारे कितना टेंशन में रहते हैं, आपको कहाँ पता है ना? तो इसका मतलब है कि बच्चे हमने पैदा किए हैं तो उनको जीने की शिक्षा देने की जिम्मेदारी, उनको जीने की समझ देने की जिम्मेदारी हमारी है। हर बच्चा, हर अधिकारी, हर व्यापारी, हर मंत्री, हर व्यक्ति किसी माँ से पैदा हुआ है और वो माँ बाप अपने बच्चे को जीने की शिक्षा देना ही चाहते हैं। हमारी प्रॉब्लम कुल इतनी है कि हमने जिंदा रहने को जीना माना हुआ है और जिंदा रहने में जितना गलत कर सके उसी को सफलता माना हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये भैया कि वो पद की अहंकार दिखाया, मतलब पद की अहंकार दिखाया, भावना को नहीं व्यक्त की उन लोग। अरे भावना दी होती तब ना आई होती, भावना दी कहाँ? तो जो हमने चर्चा किया था उसमें 5 चीजें चर्चा की थी कि धरती पे मानव के पास 5 ऐश्वर्य है। 5 ऐश्वर्य: रूप, बल, धन, पद और बुद्धि। बुद्धि मैंने लिखा ही नहीं था। तो बेसिकली रूप, बल, धन, पद किस बात के लिए है? रूप, बल, धन, पद की उपयोगिता क्या है? रूप, बल, धन, पद किस बात के लिए? जिंदा रहने के लिए एक बात है, जिंदा रहना एक बात है। और अब मैं पूछूं कि जिंदा क्यों रहना है? मान लीजिए आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। जिंदा क्यों रहना है? जीने के लिए। और जीना किधर से आएगा? रूप, बल, धन, पद से जीना आएगा? नहीं आ सकता। जीना किधर से आएगा? बुद्धि से आएगा। तो जीना इधर से आएगा। तो जीने को व्यक्त करने के लिए रूप, बल, धन, पद है। बुद्धि को व्यक्त करने के लिए रूप है, बुद्धि को व्यक्त करने के लिए, समझ को व्यक्त करने के लिए पद है, समझ को व्यक्त करने के लिए धन है, समझ को व्यक्त करने के लिए शरीर है, समझ को व्यक्त करने के लिए रूप है। समझ नहीं है तो रूप, बल, धन, पद संसार पे बोझ है। बहुत पॉजिटिव हुआ तो संवेदनशीलता के दायरे में रह के खुद दुखी, बेचारा ज्यादा दुखी होएगा, ये इसके दुखी होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन दुख पाके ही उसको दुख से मुक्ति के लिए आवश्यकता समझ में आती है। जब तक आदमी अभी की स्थितियों में जब तक दुख पाएगा नहीं, तब तक उसको लगता है कि हाँ अब कोई रास्ता ढूंढो, तो ज्यादा दुख जल्दी राहत। बढ़िया। तो बेसिकली बुद्धि को व्यक्त करने के लिए, बुद्धि को पाने के लिए रूप, बल और धन है। शरीर और साधन किस बात के लिए है? ताकि बुद्धि काम करने लगे। और फिर बुद्धि को व्यक्त करने के लिए रूप, बल, धन, पद। पद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, तो भी व्यक्त होता है। पद का मतलब सामाजिक या शासन के रूप में मिली हुई जिम्मेदारी, ऐसा हो गया। चलिए कहां पहुंचे? समझ में आया, समझ में नहीं आ रहा है कि हम जैसे जीना चाहते हैं उसके लिए हम बोल रहे हैं रूप, बल, धन और पद बुद्धि के लिए चाहिए। तो या तो बुद्धि के लिए वो क्वांटिटी फिक्स है कि इतना ही होना चाहिए। हाँ, बुद्धिपूर्वक। बुद्धि का मतलब है क्यों जीना है, कैसे जीना है। हाँ, तो उसके लिए जो हम बोल रहे हैं, जब बुद्धिपूर्वक समझ में आया क्यों जीना है, कैसे कर जीना है, तो दूसरों से प्रभावित हुए बिना एकताओं को पहचान सके, उनको पूरा कर सके, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जी सके। अभी आदमी तहसीलदार बनेगा कि अभी आदमी मंत्री बनेगा, या आदमी अधिकारी बनेगा, या आदमी व्यापारी बनेगा, इसको अपनी आवश्यकताएं पता हैं, इसको जीवन का लक्ष्य पता है। अब ये दूसरों को तंग करेगा कि दूसरों का पोषण करेगा। चाहे हम माँ बाप के रूप में भी अपने बच्चों को तंग किए हैं ना। पढ़, हमको लगता था कि पढ़ाई से सब कुछ होगा और पढ़ने के लिए बहुत तंग किए हैं, ठीक है।
आपके बच्चों ने आके तख्ता पलट दिया है, क्या होगा पढ़ने से? मार्क्स ही चाहिए ना, आ जाएंगे, टेंशन मत लो। अब एग्जाम डेज में बच्चा टेंशन में नहीं है, माँ बाप इसी बात से टेंशन में है, ये टेंशन में नहीं है। हमको तो टेंशन में देखने की आदत है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि बुद्धिपूर्वक एक बार अपना मामला जीने का स्वरूप आ गया तो फिर मैं रूप बल धन पद का सदुपयोग करता हूँ। गाड़ी खराब चीज थोड़ी है, मकान खराब चीज थोड़ी है, पद खराब चीज थोड़ी है, लेकिन मेरे पास समझ होगी तो मैं उस धन और पद और गाड़ी का सदुपयोग करता हूँ। समझ नहीं होगी तो उसका दुरुपयोग करता हूँ। तो उसमें समझ में ये है कि वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, क्या कम ज्यादा हो सकता है उसका मापदंड, क्या जैसे रूप फिजिकल, ऑफ कोर्स सबके घर एक जैसे होंगे क्या? सबकी हाइट समान है क्या? सबके शरीर का कब है? ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। जिंदा रहने के धरातल पर सभी संसार के लोगों की आवश्यकताएं हमेशा अलग अलग ही रहेंगी। सभी एक समान नमक और एक समान मिर्ची नहीं खाएंगे। जिंदा रहने के धरातल पर हमारी शक्लें भी अलग हैं, हमारे घर के शक्लें भी अलग होंगी, गाड़ियों की शक्लें भी अलग होंगी। तो जिंदा रहने के धरातल पर आवश्यकताएं अलग अलग हैं, सभी भिन्न हैं, ऐसा ही रहेगा। लेकिन इसमें कोई विरोध नहीं है। आपने काला पहना है, मैंने नीला पहना है, इसमें कोई लड़ाई है क्या? नहीं है ना। काला कलर आपको अच्छा लगता है, आपने काला अच्छा पहन लिया, मेरे को नीला अच्छा लगता है, मैंने नीला पहन लिया, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन हम अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, इसके बावजूद भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है। और जीने के धरातल पर विश्व के सभी लोग एक हैं। कैसे एक हैं वो सुनाता हूं। एक अच्छा एग्जाम्पल याद है इस पे, इसलिए उसको शेयर कर देता हूं। अभी शिविरों में क्या है, कुछ लेटेस्ट एग्जाम्पल आते रहते हैं, फिर 1-2 साल वो चलते हैं, फिर कुछ नए मिल जाते हैं। अभी दिल्ली में हमने पिछले 4 साल काम किया और उसमें एक बड़ी इवेंट थी जिसमें 4000 टीचर्स, दिल्ली में लगभग 1000 स्कूल हैं, 50,000 टीचर्स हैं और वर्किंग टाइम में टीचर उपलब्ध नहीं होते हैं तो छुट्टियों में ही वर्कशॉप कर सकते हैं। तो हमने गर्मियों की छुट्टियों में एक बार 4000 टीचर एट ए टाइम और एक ही महीने में 6 वर्कशॉप की। लगभग इस तरह से हमने 50% टीचर्स, करीब 25,000 टीचर दिल्ली में कवर किए और उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट दिल्ली में मिला और काफ़ी बड़ी सफलता भी मिली। तो उसमें जो रिकॉर्डिंग करने वाला भाई था, क्या नाम है आपका? है सचिन भाई। तो उसमें जो दिल्ली में रिकॉर्डिंग करते थे वो सरदार जी थे और लोग तो वो 3-3 दिन के शिविर थे, केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहे थे हम। तो लोग तो 3-3 दिन का करके वापस जा रहे थे, अब वो तो हर बार वही थे। तो 5वें वर्कशॉप के बाद वो बोलता है, सर इस बार मेरा भी फीडबैक होगा। और ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई, आपका फीडबैक होगा, आ जाओ। तो जब 3 दिन का वर्कशॉप पूरा होता है तो लास्ट में कुछ लोग अपना फीडबैक करते हैं स्वेच्छा से, तो वो भी आ गए। तो उन्होंने जो शेयर किया वो सुन गए। तो बोले सर दिल्ली में क्या है, ट्रैफिक बहुत है और लोगों के कान या तो हेलमेट के अंदर रहते हैं या कार के अंदर रहते हैं, इसलिए लोग सुनते नहीं हैं, लोग जोर से हॉर्न बजाते हैं। अब मैं सरदार हूं, मेरा तो ना हेलमेट है ना गाड़ी है, मैं मोटरसाइकिल पे चलता हूं, तो मेरे को तो सब सुनाई देता है। तो मेरे को सुन सुन के इतना इरिटेशन हो जाता है कि हफ्ते में मेरा एक झगड़ा रोड पे होता है और मैं एक आध को तो निपटा ही देता हूं। फिर मैं घर पहुंचता हूं, दरवाजा जैसे ही खोला तो वाइफ बोलती है दूध ले आओ। अब मेरा फोटोग्राफी का काम, रात बेरात कभी घर पहुंचता हूं तो मैं बोलता हूं यार घर में तो आने दिया कर। तो कभी दूध ले आओ, कभी प्याज ले आओ, कभी सब्जी ले आओ, तो जिंदगी नर्क हो गई। बोले सर अब शिविर करने के बाद अब जब मैं दिल्ली की सड़कों पे निकलता हूं और पीछे से कोई हॉर्न बजाता है तो मैं समझ जाता हूं सुखी होना चाहता है। और बीवी की डांट से बचने के लिए जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। तो मैं मुस्कुराते रहता हूं, जा चला जा। फिर मैं घर पहुंचता हूं, अब मेरा घर 3रे माले पे है, तो मैं सोचता हूं यार वाइफ, मैं तो दिन भर इधर उधर घूम के आता हूं और वाइफ बेचारी
3 माला नीचे उतरेगी, फिर पैदल चल के जाके सब्जी दूध लेके आएगी, मैं तो 3 छलांग मारूंगा, एक्टिवा उठाऊंगा और ला दूंगा। तो दरवाजा खोला, दूध लेके आऊं? बोले नहीं नहीं अंदर आ जाओ। बोले सर जिंदगी इतनी आसान थी, पता ही नहीं था। तो मैं समझ गया ये सुखी होना चाहती है। कितना आसान है। एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। वैष्णो देवी कितने लोग गए हैं? ये देखो सब एकदम भक्त लोग हैं। तो जब वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां रास्ते में कोई मिलता है तो क्या बोलते हैं? जय माता दी। ऐसा थोड़ी बोलते हैं देख काला, देख 5 फुटिया, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। फिर किसी को हेल्प की जरूरत होती है तो हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। कोई हमसे आगे निकल गया, अरे यार आगे निकल गया, परेशान होते हैं क्या? और हम किसी से आगे निकल गए तो खुश होते हैं कि मैं आगे निकल गया, वो पीछे रह गया? नहीं होते हैं। तो रायपुर की गलियों से निकलता हुआ एक आदमी तो वैष्णो देवी की सड़कों पे जाके इतना मानवीय कैसे हो जाता है और वापस लौट के फिर वैसे ही हो जाता है? तो क्या लगता है? वहां ना आगे निकलने का अहंकार है, ना किसी के पीछे रहने का मामला है, ना किसी को कंपैरिजन करना है, ना किसी को ईर्ष्या द्वेष करना है। तो वहां जाने से आपका सॉफ्टवेयर इतना कैसे बदल जाता है? प्रभाव, देवी का प्रभाव होता है वहां। वातावरण का प्रभाव मतलब देवी का प्रभाव। कितने लोग सहमत हैं कि देवी के प्रभाव से ऐसा होता है? हाथ उठाइए। हाथ तो उठाओ। अब नहीं उठाओगे। सर वहां इनसिक्योरिटी नहीं होती कि मुझे भी मिलेगा और उसको मिल जाएगा। सर मैं आऊं? है? क्या बोले? वहां इनसिक्योरिटी नहीं होती कि उसको मिल जाएगा मुझे नहीं मिलेगा, विश्वास रहता है कि मुझे भी मिलेगा। तो इसका मतलब है, तो लोग बोलते हैं वातावरण का प्रभाव रहता है। मैं कोई दिन देवी अनाउंस कर दे कि आज 85 लोगों को दर्शन दूंगी, उसके बाद देखो 10-20 को तो मैं रास्ते में निपटाऊं। ठीक? तो इससे एक बात समझ में आई, सबकी मंजिल एक और सबको मिलेगी, उसके बाद आदमी अपने भीतर की असुरक्षा से मुक्त हो जाता है। और आदमी स्वाभाविक रूप से हेल्पिंग नेचर है। जैसे ही आदमी अपनी असुरक्षा से मुक्त होता है, तुरंत वो दूसरों को दे के खुश होता है, हेल्प करके खुश होता है, प्यार करके खुश होता है, सहयोग दे के खुश होता है। ये आदमी की नॉर्मल टेंडेंसी है। हम नॉर्मल लोग नहीं हैं। हम हर घड़ी दूसरों से कंपेयर करके अपने आप में इनसिक्योर हैं। आउट ऑफ इनसिक्योरिटी हम सारा व्यवहार कर रहे होते हैं। तो इसका एक मतलब चला, देखिए मानव मानव में समानता की चाहत है, लेकिन समानता का आधार क्या है हमारे बीच में? शरीर के आधार पे कोई समानता होगी? तो समानता का पहला आधार है कि हम सभी सुख चाहते हैं। ये फिल्मों में खून का रंग लाल होता है, खून का रंग तो भैंस का भी लाल होता है। तो खून के रंग के आधार पे कोई समानता नहीं होती है। खून के रंग के आधार पे कोई आचरण नहीं बदलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मानव मानव में समानता का पहला आधार यह है कि हम सबकी मूल चाहत एक है। पहली सांस लेने वाला बच्चा और अंतिम सांस लेने वाला बच्चा, और अमीर और गरीब और शिक्षित और अशिक्षित, गांव और शहर, स्त्री और पुरुष, सभी की मूल चाहत एक है। और इतना ही भरोसा होना है कि ये सभी की पूरी हो सकती है। तो इतना ही काम है, एक है और सभी की पूरी होगी। इन 7 दिनों में सभा में 100% लोग इस बात को स्वीकार के यहां से जाएंगे कि सभी की मूल चाहत एक है। ये तो हमने स्वीकार लिया है, अभी सहमत हैं।
लेकिन ये सभी की पूरी हो सकती है। अभी सभी सफल होना चाहते हैं कि कुछ ही लोग सफल होना चाहते हैं? अभी सफलता का डिजाइन सभी लोगों के लिए है समाज में, या कुछ ही लोगों के लिए है? कुछ ही लोगों के लिए है भाई, सबके लिए नहीं है। वर्तमान में सफलता का डिजाइन ना कितने लोग आईएएस बनेंगे, कितने लोग आईआईटी जाएंगे, कितने लोग एक तरह की कार मेंटेन करेंगे। तो यदि सफलता के मापदंड जो अभी हमने बनाए हैं उनको देखें तो वो सभी लोगों के लिए हैं कि कुछ ही लोगों के लिए है? वो कुछ ही लोगों के लिए है। सभी सफल होना चाहते हैं कि कुछ ही लोग सफल होना चाहते हैं? सभी सफल होना चाहते हैं। इसका मतलब कन्फ्लिक्ट है। आवश्यकताएं सभी की पूरी होंगी या कुछ ही लोगों की पूरी होंगी? अब ये बहुत मुश्किल है कि किसकी पूरी होगी किसकी नहीं होगी। तो इसका मतलब है हमको ये भरोसा हो जाए कि सभी की मूल चाहत एक है, सभी जीना चाहते हैं, सभी जीना चाहते हैं और सभी जी सकते हैं। सभी के लिए प्रकृति का दरवाजा उतना ही खुला हुआ है, किसी के लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं है। सभी उसकी नज़रों में समान है, सभी को जीने का समान अवसर उपलब्ध है। ऐसा नेचर में है ही। एक बार इसका भरोसा हो जाए और ये भरोसा आपको 7 दिन में आ जाएगा। उसके बाद जिंदगी कैसी होगी? उसके बाद इतना ही करना है कि उसके लिए हमारी योग्यता विकसित हो जाए। इससे इसके प्रति सहमति होने में एक शिविर लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। अभी कैसा लगता है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी लोग मेरे को अकेले में आके पूछते हैं परिवार शिकायत मुक्त हो सकता है? हमको तो नहीं लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। ये उनमें से एक है ना। सारी समाज सेवा, सारा समाज ठीक कर देंगे, घर का पता नहीं। ठीक, लेकिन ऐसा यही नहीं है। ऐसा हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि यार परिवार शिकायत मुक्त कैसे हो सकता है। और खासकर अभी जो आधुनिक एजुकेशन पाए हुए हम लोग हैं, हमारा ये विश्वास और कम हुआ है। ठीक, लेकिन 7 दिनों में हमको ये विश्वास आने लगता है कि हाँ ये हो सकता है। हो सकता है के बाद अपनी एबिलिटी को, अपना कॉम्पिटेंस लेवल को डेवलप करना फिर एक प्रोसेस है ना। एक बार एक कोर्स हम चूज कर लेते हैं तो उसके लिए फिर हम मेहनत करते हैं। बढ़िया, नमस्कार, फिर मिलेंगे चाय के बाद। के पहले तक ठीक रहा? ब्रेक के पहले तो लंच के बाद और ब्रेक के पहले जो कुछ भी चर्चा हुआ उसके लिए, उसमें से आपके लिए उपयोगी क्या निकला? एक बार लिख डालिए। क्या मिली, किन चीज़ों पे आपका ध्यान गया, उपलब्धि क्या रही, एक बार लिख डालिए। में जी रहे हैं। माइक। हाँ, हेलो। कि संवेदनशीलता में ही अब तक जी रहे हैं और राइट स्टेट ऑफ माइंड को पाना है और सुख निरंतर है, सबको मिल सकता है, सबके लिए बराबर चाहत है उसकी, और रूप बल धन पद इसी को पाने में मदद करने में ही बुद्धि का इस्तेमाल होना चाहिए। माइक। बस यही है जी, बढ़िया। बुद्धि का सदुपयोग करते हुए जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। जी, और जिंदा रहने के धरातल पे हमने बुद्धि का प्रयोग अभी नहीं किया है, ये कहा जा रहा है। जिसको बोलचाल की भाषा में हम बुद्धि बोलते हैं, इसकी बुद्धि कम है, इसकी बुद्धि ज़्यादा है, वो बेसिकली हमारी विश्लेषण की क्षमता है, एनालिटिकल कैपेसिटी है, लॉजिक है। हम लॉजिक को बुद्धि बोल रहे हैं, लेकिन सही अर्थों में बुद्धि का मतलब है बोध हो जाए, बोध का मतलब है जानना हो जाए, जानने का मतलब है जीना हो जाए, जीना हुआ तो जानना हुआ, जानना हुआ तो बोध हुआ, बोध हुआ तो बुद्धि का प्रयोग हुआ, जीना नहीं हुआ तो बुद्धि का प्रयोग नहीं हुआ। तो अभी तक मानव जाति ने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया,
ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है। अभी तक हम विश्लेषण की क्षमता को बुद्धि बोल रहे हैं। बुद्धि का प्रयोग हुआ होता तो हमारी ये हालत थोड़ी होती। हाँ जी, बढ़िया। और सेशन की बात करूं जिसमें हमारा सार निकला कि सभी की मूल चाहत में सुख है। हाँ, तो अगर हम ये बात समझ जाते हैं, अपने संदर्भ में देखूं, अगर हम ये बात समझ जाते हैं कि कोई भी अगर कोई दूसरा काम कर रहा है उसके पीछे उसका सुख है, तो मेरी उस व्यक्ति से, उस घटना से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया जी। तो ये जो हमारा कल का अभ्यास था उसके पीछे हम उसको पकड़ रहे हैं कि हमें किसी चीज से शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो यदि शिकायत नहीं हुआ, यह विश्वास आ जाए कि वह उसे भी सारे सुख और सुविधाएं मिलेंगी, तो एक समानता का भाव आते ही हम सभी की जो एक जीने का आधार, हम सभी के जीने का आधार अपने आप प्रकट हो जाएगा, और यानी कि सारे प्रपंच झगड़े मिट जाएंगे और मानव सुखी हो जाएगा। और देखिए, ये भी कहना चाहूँगा, अभी हम सब लोग अपने अपने में कंक्लूड कर लें कि हमारी 24 घंटे जो विचार करने की ताकत है वो कितने टाइम पॉजिटिवली इन्वेस्ट होती है, कितने टाइम वो भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता में लगी रहती है। तो सही अर्थों में देखेंगे तो हमारी ताकत का बड़ा हिस्सा ड्रेन होता है। अभी रूटीन में जैसा हम जी रहे हैं, यदि ये ड्रेनेज रुक जाए और ये पॉजिटिवली इन्वेस्ट हो जाए तो हर परिवार में बाहर आ सकती है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हर देखो, एक बढ़िया बात सुनाता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ, अछोटी से 1 किलोमीटर आगे में खेत है, वहीं घर है, वहीं मैं रहता हूँ। और वहाँ करीब अभी 500 आम के पेड़ हैं जो फल देने लगे, और वो हमारे अध्ययन के मित्र और कभी हमने मिलके सबने साथ में लगाए। उसके चारों तरफ घूमने का ट्रैक बना, खेत की सड़क बनी हुई है, उस पर घूम भी लेते। तो अब से 2-1 साल पुरानी बात होगी, तो मैं चारों तरफ घूम रहा था शाम को। घूमते घूमते मैं उस पेड़ों को देख रहा था, तो मेरे को ये ध्यान में आया कि ये पेड़ हमारे हाथ से लगाए हुए हैं, इनके फल तो आ गए। ठीक है, तो हर पेड़ का एक निश्चित आयु में फल आ जाता है। सब्जी के पौधे 90 दिन में, 45 दिन में फल दे देते हैं। अनाज 4 महीने, केला पपीता 8-9 महीने, 1 साल, है ना, आम 4 साल। ठीक, ऐसे सबका अपना अपना आयु है। गाय भी अपने तरीके से 9 महीने में बच्चा देती है। तो ये मानव रूपी, मानव की बात कर रहा हूं ना। अब इस मानव का फल क्या होगा? इस मानव पे कौन सा फल लगता है? इसमें भी कोई फल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मानव पे कौन सा फल लगता है? अभी जो बच्चे पैदा होते हैं मानव से, ये मानव का फल है कि शरीर का फल है? ये शरीर का फल है, इसमें हमारा आपका ज्यादा कोई योगदान है नहीं। ये बायोलॉजिकल है, इसमें हमारा आपका ज्यादा कोई योगदान है नहीं, ये बाय नेचर है। यदि हमारे पुरुषार्थ से कोई फल लगता है तो मानव पे क्या फल लगेगा? है ठीक है, मानव पे आचरण रूपी फल लगेगा, और उसी फल की प्रतीक्षा हमको एक दूसरे से रहती है ना। तो जब तक मानव पे आचरण रूपी फल नहीं लगा है, जैसे एक है ना, जिसको हम बांझ बोलते हैं, बच्चा पैदा करने में मान लीजिए एक महिला असमर्थ है, तो जब तक हम पे ज्ञान रूपी फल नहीं लगा तो हम भी बांझ हैं। इस बांझपन का खालीपन है। तो हम एक पेड़ है जो कभी फल ना दे, तो उसको कैसे शांति मिलेगी? उसकी उपयोगिता ही सिद्ध नहीं हुई है, उसको कैसे वो सुकून मिलेगा जिस सुकून की वो तलाश में है? तो मानव पे आचरण रूपी फल लगता है ना। जीने का स्वरूप आचरण के रूप में सामने आता है। इस आचरण को देखे बिना, स्वयं के उस आचरण को देखे बिना
स्वयं में भाव और विचार के रूप में, दूसरों के साथ कार्य और व्यवहार के रूप में। उस फल को देखे बिना अपने को तृप्ति नहीं है, इससे कल में हमारा जीना नहीं है। तो ऐसी बात है। कैसा रहेगा? कैसा लग रहा है? आप तो उदास हो जाते हो, ऐसा लग रहा है मैं कुछ खराब बात बोल दिया हूं। सोचनीय हो जाते। ओ, फिर तो ठीक। हाँ जी, चलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? और क्या चर्चा की उपलब्धि? और क्या उपलब्धि हुई? बस मैं इतनी देर बोलता हूं, आप 4 लाइन नहीं बोलते। हाँ बोलो बोलो। अच्छा, हो गया? पीछे कोई है? हाँ। माई टेक अवे वॉज लास्ट सेशन कि हैप्पीनेस सबकी बेसिक नीड है और वो सबको मिलनी चाहिए, बट हम अपनी हैप्पीनेस को इतनी प्राइम इम्पोर्टेंस देते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरों की हैप्पीनेस नेग्लेक्ट हो जाती है और वी फॉरगेट टू कीप इन माइंड कि उन्हें भी हैप्पीनेस चाहिए। हाँ, इसका मतलब है कि हमारी हैप्पीनेस की समझ नहीं है। हाँ, दिस वाज टेक अवे ऑफ माय लास्ट सेशन। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम अभी चर्चा कर रहे थे कि एक बात ये स्वीकार हो जाने से कि सभी मानव की मूल चाहत एक है, अब हम एक दूसरे को कैसे देखें? अभी तक कैसे देख रहे थे एक दूसरे को? मैं पुरुष हूं, आप स्त्री हो। मैं गोरा हूं, आप काले हो। मैं हिंदू हूं, आप मुस्लिम हो। ठीक है? मैं नॉर्थ इंडिया से हूं, आप छत्तीसगढ़ी हो। तो अभी तक मानव जब एक दूसरे को देखता है तो हमारे देखने का आधार जिंदा रहने का धरातल है कि जीने का धरातल है? तो अभी हम जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो हम शरीर से देख रहे हैं। हम शरीर देख रहे हैं कि हम मानव देख रहे हैं? हम शरीर देख रहे हैं, मानव हम देख नहीं रहे। मानव देखने की पहली शुरुआत है कि मैं भी सुखी होना चाहता हूं, आप भी सुखी होने चाहते हैं। हम सबकी मंजिल एक है, हम सबकी मंजिल एक है। और अभी धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। तो यदि ये समझ में आता है सबकी मंजिल एक है तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? दीनबंधु, सब साथ, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक अपनेपन का एहसास, तुम भी मेरे ही जैसे हो। नहीं, मैं अमीर हूं, तुम गरीब हो, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं और मैं तो इतना बड़ा पद वाला हूं। अभी हम कितने तरीके से दूसरों से अपने आप को अलग देखते हैं, उनकी संख्या देखने जाएंगे तो हमारे पास एक लंबी दीवार है। हम घर में भी एक नहीं है। तो मानव में अपेक्षा है कि हम समानता की अपेक्षा है, और सही अर्थों में कहें तो समानता ही सम्मान है। समानता ही सम्मान है। जब भी हम किसी दूसरे को दूसरा ये फील कर पाता है कि ये मेरे जैसा फील करता है, मेरे जैसा, अपने आप को मेरे जैसा स्वीकारता है ना? तो इसका मतलब है यदि वो एहसास हमारे पास है तो एहसास कम्युनिकेट भी होता है, और वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो अपनेपन का एहसास। अभी हमारी प्रॉब्लम यही है कि अपनेपन का एहसास अपने साथ भी नहीं है, दूसरे के साथ भी नहीं। मैंने पहले भी कहा था, यदि अपने से बात हो गई तो अपनों से बात हो जाती है। अपनों से अपने से बात नहीं। अभी मैं स्वयं को पहचानता हूं कि मैं शरीर को पहचानता हूं? मैं अपने भी शरीर को पहचानता हूं, आपको भी शरीर के रूप में देखता हूं। शरीर से शरीर का आदान प्रदान बहुत सीमित है, उसमें लंबी दूर नहीं चला जा सकता, सबके साथ नहीं चला जा सकता, इसलिए विरोध ही पैदा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो बात बनी, एक तो ये समझ में आया कि एक अपनेपन का एहसास हुआ, है ना? और क्या समझ में आया? और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेरे को लगता है कि चलते चलते इसको भी देख सकते हैं। जैसे ए और बी, ए और बी, अब थोड़ी सी निगाह इस पे भी डाल सकते हैं कि मान लीजिए ए माता पिता हैं, ए पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, और बी तो बेचारा बच्चा है।
और ये पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है तो टीचर और पेरेंट्स क्या करते हैं? जब बच्चे पढ़ते नहीं है तो टीचर और पेरेंट्स क्या करते हैं? बताओ बच्चों, डांटते हैं और क्या करते हैं? मारते भी हैं, हैं? लालच भी देते हैं, इतने मार्क्स लाएगा तो मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, एक मोबाइल, है ना? ठीक। तो मान लीजिए डांटते और मारते हैं, है ना? या तो इसका मतलब है ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाता है? नहीं होता है। तो यदि अब बच्चा शिविर करने के बाद आप अपने घर में जाते हैं और आप बच्चे को देखते हैं कि बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, अब आपके ध्यान में क्या आएगा? अब ध्यान में क्या आएगा? बच्चा भी एक मानव है और बच्चे का शरीर बच्चा है, बच्चा बच्चा नहीं है। और जिस तरह से मैं भी वही करता हूं जिसमें मुझको अच्छा लगता है, जो मुझको अच्छा नहीं लगता मैं भी वो करना नहीं चाहता। यदि बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब बच्चे को पढ़ने में सुख नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है। इसका मतलब इसको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए? इंटरेस्ट डेवलप कैसे हो उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। तो टीचर बदला जाए कि स्कूल बदला जाए कि तरीका बदला जाए, है ना? और सभी कोई टॉपर बनने के लिए पैदा नहीं होते हैं, जो टॉप किए वो भी कोई बड़ा काम कर दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना? तो जितना वो मोटिवेशन देने से जितना वो बेहतर कर पाएगा, बाकी उसकी प्रतिभा किसी और क्षेत्र में होगी, उसको भी पहचाना जाए और कैसे उसको सहयोग दिया जाए। तो एक बार ये पहचान में आता है कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है। यदि एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है इसका मतलब पढ़ना उसके लिए सुखदायी नहीं है। पढ़ना उसके लिए सुखदायी कैसे हो जाए, जितना हो जाए उसके लिए क्या मोटिवेशन दिया जाए, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? देखिए, हम कब बुरा मानते हैं। जैसे मैं सामान्य एग्जांपल देता हूं कि मैं आपके पास 50,000 रुपये मांगने के लिए आया और सारी चर्चा के बाद पता चला कि आप देना तो चाहते हैं पर आपकी देने की स्थिति नहीं है, कुल मिला के पैसा नहीं मिला। फिर मैं दूसरे आदमी से मांगने गया और चर्चा करके लगा कि ये दे तो सकता था, इसने दिया नहीं। दोनों स्थितियों में पैसा नहीं मिला, रिजल्ट एक ही है, लेकिन एक स्थिति में मैं बुरा मानता हूं, एक स्थिति में बुरा नहीं मानता हूं। इसका मतलब पैसा ना मिलने का दुख है, पैसा ना मिलने का दुख है या संबंध ना निभने का दुख है। हम अपने काम ना होने से दुखी नहीं होते हैं, लेकिन संबंध नहीं निभा इस बात से दुखी होते हैं। तो जब भी हमको लगता है कि काम नहीं हुआ पर संबंध निभ गया, हम दुखी नहीं होते। तो इसका अर्थ है, यदि हमको ये स्वीकार हो गया कि यदि हमको लगता है कि बच्चा पढ़ तो सकता है लेकिन नहीं पढ़ रहा है, जैसे ही इंटेंशन पे शंका होती है तो हम मारपीट पे उतर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। लेकिन एक बार उसकी इंटेंशन पे शंका नहीं हो रही है, हमको ये भरोसा होता है कि जिस बात से सभी मतलब स्टूडेंट वो एज है जहाँ पे सम्मान मिलने का सबसे तगड़ा तरीका ये है कि मार्क्स 90% के ऊपर आ जाए। आजकल 90% से कम में सम्मान मिलता ही नहीं है। हमारे जमाने में तो 60% के ऊपर मिलता था। ठीक, तो कौन बच्चा नहीं चाहेगा कि उसके 100% आए? सम्मान तो सबको चाहिए। यदि सम्मान सबकी चाहत है और वो मार्क्स से मिलता है तो कौन बच्चा नहीं चाहेगा कि उसके 90% आए? लेकिन उसके चाहने के बावजूद यदि उसका मन नहीं लगता है तो ये कैसे माना जाए कि वो जानबूझ के नहीं पढ़ रहा है? इसका मतलब है वो चाहता तो है पर उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। तो उसको सहयोग की जरूरत है कि उसको दुत्कार और इसको देख उसको देख, कुछ समझ में नहीं आया, तुम ऐसे ही करो, कोई घास काटोगे, और कुछ भी सुनाया जा सकता है। तो इस घटना में एक चीज का हमको क्लैरिटी हो गया कि यदि हमको सामने वाले को मानव के रूप में पहचानते हैं तो उसके साथ फिर हम रिएक्ट करने की बजाय
है ना। मैं ऐसे बच्चों से शिविरों में मिला हूं, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने अपने 12th बोर्ड को जानबूझ के फेल होके आए ताकि अपने पप्पा को बता सकें कि तुम्हारे सारे प्रयासों के बावजूद मैं फेल हो सकता हूं, तुम लगाओ दम कितना लगाते हो। मैं ऐसी बेटियों से मिला हूं जो जिससे शादी की, उससे बहुत शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन केवल अपने पिता को बताने के लिए कि मैं तुम्हारे इरादे कि मैं तुम्हारे लाख रोकने के बावजूद भी तुमको असफल सिद्ध कर सकती हूँ। मैं ऐसी बेटियों से दिल्ली में परिचित हुआ जो योजनाबद्ध तरीके से अपने माँ बाप को दुखी कैसे किया जाए उसकी योजना बनाती है और उसको एग्जीक्यूट करती है। योजनाबद्ध तरीके से माँ बाप को कैसे दुखी किया जाए उसमें भरपूर ऊर्जा लगाते हैं और पूरा उसमें सफल होते हैं। इसमें उनको सुख मिलता है। हाँ, इससे उनका दुख कम होता है, सुख नहीं मिलता है। ऐसे बच्चे या ऐसे मानव के साथ क्या करना चाहिए वो नहीं समझ में। अब मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अब वो बच्चे कितने बदल गए हैं, व्यवहार करना चाहिए। वो पिछले 1 साल में वो कितना बदले हैं, उनका परिवार उनको जानता है और आज वो घर बस गए हैं जो घर बिल्कुल उजड़े हुए थे 1 साल के अंदर अंदर। और ऐसे एक नहीं कई परिवारों को मैं बिल्कुल आपको मिलवा सकता हूँ। आप अकेले में चाहोगे तो मैं आपको बिल्कुल नाम पता फ़ोन नंबर सहित आपको मिलवा सकता हूँ। इसका मतलब है कि वो बच्चे भी अपने माँ बाप को दुखी करना नहीं चाहते। कोई भी अपनों को दुखी करके सुखी नहीं होता है, लेकिन किसी पॉइंट पे हमारी भड़ास इतनी बढ़ जाती है, हमारा रिएक्शन इतना बढ़ जाता है, उसके बाद मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ और उसके सिवा मेरे पास कोई तरीका नहीं रहता है। भाई पति पत्नी की हत्या करता हुआ देखा जाता है, पत्नी पति की हत्या करती हुई देखी जाती है, इससे अधिक और क्या हो सकता है ना। जो बहुत प्यार करके एक हुए थे वो रिएक्शन में जब एक दूसरे की हत्या करने के लिए तैयार हो जाएं तो इससे अधिक और क्या हो सकता है। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि यदि हमारा केवल इस बात पे ध्यान चला जाता है कि ये सामने वाला मेरे को दुखी करना नहीं चाहता है, जैसे सास बहू, अब ऐसा लगता ही है कि ये योजनाबद्ध तरीके से मेरे को दुखी करती है या ये योजनाबद्ध तरीके से मेरे को दुखी करता है। ऑफिस में बॉस और है ना, टीचर और प्रिंसिपल, ये कई सारे रिश्ते ऐसे हैं, सास और बहू, टीचर और प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट, जहां दोनों एक दूसरे के हमेशा विरोधी होते हैं। हमेशा दूसरे को लगता है कि मेरे को योजनाबद्ध तरीके से दुखी किया जाता है। तो यदि मेरे को ये शंका होती है कि योजनाबद्ध तरीके से सामने वाला मुझको दुखी करता है तो मैं रिएक्ट करता हूं। यदि मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लेता हूं और मैं ये पहचान पाता हूं कि सामने वाला मुझको दुखी करना नहीं चाहता, पर उसकी अपनी स्थिति ऐसी है कि वो इसलिए ऐसा कर रहा है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी है वो इसलिए ऐसा कर रहा है, वो मुझको दुखी करना नहीं चाहता, उसकी स्थिति ही ऐसी है, उससे अपने को हम दुखी नहीं होते और उस घटना को हैंडल करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा हमारे पास बनी रहती है। तो इस इतनी सी घटना से मैं केवल इस पे इतना रुका हुआ हूं इसलिए कि केवल इतनी सी बात हमको यदि स्वीकार हो जाती है, सुनने से नहीं होता है, स्वीकार हो जाए। स्वीकार होने की पहचान क्या है? स्वीकार होने की पहचान है कि अब आप किसी आदमी को देखें तो आपको फील क्या होता है? आपको शरीर फील होता है या आपको लगता है यार मेरे ही जैसा है, ये भी सुखी होना चाहता है। तो दूसरे को देख के आपको जो फील होता है हम वही उसको समझते हैं। तो एक बार अपने बारे में हमको ये फील हो जाए, हमारा स्टेट ऑफ माइंड, मेरा स्टेट ऑफ माइंड है कि मुझको बहुत क्लैरिटी के साथ में ये स्वीकार हो गया कि मैं सुखी होना चाहता हूं। यदि ये बहुत गहरा स्वीकार हो गया है तो मैं आपको देख के भी ये फील कर पाता हूं कि हाँ ये भी सुखी होना चाहते हैं। इतना दोनों के बीच में इतना होने से एक रिश्ता एस्टेब्लिश हो गया, हम दोनों की मंजिल एक है। फिर मैं आपके सारे एक्ट और सारे बिहेवियर को ज़्यादा बेहतर एनालाइज कर पाता हूं और मेरे और आपके बीच में एक डिस्टेंस रहता है जहां मैं उस डिस्टेंस से आपको ठीक से देख पाता हूं और फिर मैं रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करता हूं। बढ़िया। क्या लाइन निकल के आई कि सामने वाला मेरे को दुखी करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, उसकी अपनी मनस्थिति की वजह से वो ऐसा कर रहा है। केवल इतना सा फर्क है। सामने वाला योजनाबद्ध तरीके से मेरे को दुखी करने का प्रयास नहीं कर रहा है, उसकी अपनी स्टेट ऑफ माइंड, उसकी अपनी कंडीशनिंग, उसकी अपनी स्थिति की वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहा है।
इससे मैं रिएक्टिव नहीं होता। माइक